हेलो एवरीवन, लूसेंट सीरीज हमारी जो चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मध्यकालीन भारत मिडवेल हिस्ट्री, जिसमें भारत पर अरबों का आक्रमण पहला हमारा टॉपिक है। जिसमें स्टार्टिंग हमारी होती है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण जो है वो किया था। तो पूछा जा सकता है अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था वो किसके नेतृत्व में किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो पूछा जा सकता है कि अरब आक्रमण के समय जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो शासन जो है वो किसका था। तो सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जो था वो धन दौलत को लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो भारत पर अरबों के आक्रमण से हमारे पास जो पॉइंट निकल के आते हैं दोस्तों वो ये आते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त की थी और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन होता था और इन्होंने लूटपाट और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत पर अरब वासियों ने जो है वो आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास महमूद गजनी। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार होते थे। गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक होता था अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद जो है वो सुबुतगीन था। महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक होता था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिला की उपाधि दी थी। तो पूछा जा सकता है कि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे डैश की उपाधि दी थी। तो यमीन उद दौला की उपाधि दी थी और यमीन उल मिल्ला की उपाधि जो है वो दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। तो पूछा जाएगा कि महमूद गजनी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किया। ऑप्शन मिलेंगे 15, 16, 17, 18। तो 17 बार जो है वो टोटल आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर, जिसमें से पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था और जयपाल की पराजय हुई थी। इसमें जयपाल को हार का सामना करना पड़ा था और महमूद गजनी जो है वो जीता था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्कर स्वामी की काश्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है वो 1024 ईस्वी वाला माना जाता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर हुआ और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है वो हासिल हुई थी, हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुल संपत्ति लूट ली थी जाटों ने महमूद गजनी से। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था वो दोस्तों 1027 था। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में, लास्ट आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की जो मृत्यु है 1030 ईस्वी में हो गई थी। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखना है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूकी जो है ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोहम्मद गोरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण दोस्तों 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था और मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण जो है वो 1178 में 3 साल के बाद पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से जो है वो परास्त कर दिया था। देखते हैं कुछ मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े हुए प्रमुख युद्ध। सबसे पहला तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में और चंदावर का युद्ध 1194 में। पहला युद्ध जो है तराइन का, उसमें गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो है आमने सामने इनकी भिड़ंत हुई थी, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीता था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर गोरी विजयी हुआ था और तीसरे युद्ध में गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी जो है वो विजयी रहा था। मोहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया और मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, हमारे पास सल्तनत काल। सल्तनत काल में सबसे पहला आता है हमारे पास दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और वह गोरी का जो है वो गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। तो पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी डैश में बनाई थी, तो लाहौर में उसने अपनी राजधानी बनाई थी। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव जो है वो डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है, उनका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा 4 ऑप्शंस में से लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला बोला जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया था, और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर होता था। तो पूछा जाएगा कि ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर कौन था, तो इल्तुतमिश वहां का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके ट्रांसफर करके दिल्ली लाया था। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी, और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, और वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव के परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया था, और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। पूछा जा सकता है प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, रजिया बेगम थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया था तथा पुरुषों की तरह धोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाना स्टार्ट कर दिया था। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। तो पूछा जा सकता है रजिया के पति का नाम क्या था, अल्तुनिया था। शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी, और फिर बरहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था दोस्तों। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1240 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह के सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। नसरुद्दीन महमूद जो था वो एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, टोपी बनाता था वो। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था, और बलबन का वास्तविक नाम जो है दोस्तों वो बहाउद्दीन था। पूछा जा सकता है बलबन का वास्तविक नाम, ओरिजिनल नेम क्या था, बहाउद्दीन था, और वह इल्तुतमिश का जो था वो गुलाम था। तुर्कान ए चेहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था, और राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वो बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लो एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान की। तो पूछा जा सकता है कि बलबन को उलुंग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। बलबन ने दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी कवि, एंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, तो बलबन के दरबार में रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शम्मुद्दीन कैमूर्स था दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की जो है वो स्थापना की थी। पूछा जा सकता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
खिलजी वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर दिया था 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। और फिर उसने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसे किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलो खरी को जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। और 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। तो पूछा जा सकता है अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना था, तो 22 अक्टूबर 1296 को जो है अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था दोस्तों वो अली और तथा गुरशाब जो है अलाउद्दीन के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना को की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि घोड़ा दागने की प्रथा या फिर सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 यानी कि आधा भाग कर दिया था। और इसमें लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग उसने कर दिया था। पहले जितनी भी लूट होती थी उसका 1/4 हिस्सा जो है वो सुल्तान लेता था, लेकिन अब उसने उसका 3/4 कर दिया था, यानी कि 75% के आसपास कर दिया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर के मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था एंड देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने ही विभूषित जो है वो किया था। और अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। तो पूछा जा सकता है कि मलिक याकूब को दीवाने रियासत किसने नियुक्त किया था, तो दोस्तों अलाउद्दीन ने ही किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। तो पूछा जा सकता है कि परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी जो करता था उसको किसने नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन ने ही उसको नियुक्त किया था। शाहना ए मंडी यहाँ पे खाद्यान्नों को बिक्री के लिए लाया जाता था। और सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, दिए का तेल एंड अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी है जियाउद्दीन वर्णी की कृषि तारीख फिरोज शाह से मिलती है। खजाइनुल फतू, अमीर खुसरो, रेला इबन तूता एंड जो आपका फुतू हसलातीन है इसामी की ये कृति हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसीब सेंसर एंड नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में पूछा जा सकता है। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी एंड कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था एंड बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर यानी कि बिना कपड़ों के दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जा सकता है खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, तो मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि जो है वो धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और खुद जो है दिल्ली के राजगद्दी पर वो बैठ गया था। पूछा जा सकता है कि मुबारक खां की हत्या किसने की थी, तो वजीर खुसरो ने इसकी हत्या की थी। वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को और फिर खुद दिल्ली की राजगद्दी पर ये बैठ गया था। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो पूछा जाएगा पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी, तो दोस्तों खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी और मुबारक खां को भी इसी ने मारा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों तुगलक वंश जो 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को हराकर पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। वो गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, यानी कि मंगोलिया आक्रमण कर रहे थे, बार बार 29 बार उनको विफल किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था, उनकी धरती जो थी वो जमीन जो थी वो वापस लौटा दी थी। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। पूछा जाएगा कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था।
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। और गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो ये सीरीज हमें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है दोस्तों। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। तो पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन के जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति जो है वो कौन था? तो मोहम्मद तुगलक सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। एक विभाग बनाया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, अमीर कोही, जो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट के लिए काम करता था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता था, कृषि फार्मिंग को आगे लेके जाने के लिए अमीर कोही नामक जो है नवीन विभाग की डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की, ट्रांसफर किया और इसका नाम दौलताबाद रख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन में भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक जो है वो रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो रेहला में मिलता है। और पूछा जाएगा कि रेहला पुस्तक जो है वो किसकी थी? तो इब्न बतूता की वो पुस्तक थी रेहला, जिसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, जो विदेशी व्यापारी भारत में आए थे उनके आवागमन के बारे में बताया है, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस जो है उनकी व्यवस्था के बारे में और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है, डिटेक्टिवनेस के बारे में भी लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई थी और कहां पे? सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमी राज्य की स्थापना की थी। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया था, यानी कि जब हम सिंचाई करते हैं उसके ऊपर भी उसने टैक्स लगाया था। जो भी उपज होगी उसका 10वां हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में दिया जाएगा। अगर 100 रुपए की उपज हुई है तो आपको 10 रुपए उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। 100 की जगह पे आपको 90 रुपए का मुनाफा होगा और 10 रुपए जो है वो आपको सिंचाई टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। ये हरियाणा जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहाबाद किसके द्वारा बसाया गया, हिसार किसके द्वारा बसाया गया, जौनपुर किसके द्वारा बसाया गया। तो ये आदि नाम याद रखने हैं। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से इंपॉर्टेंट है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। इसके शासनकाल में खिरजाबाद, टोपरा गांव जो है और मेरठ के अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा कि जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं थी या फिर विधवा थी या फिर लड़कियों की सहायता के लिए हम बोल सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, विभाग की स्थापना की थी, दीवान खैरात, वो किसने की थी? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने की थी। या फिर पूछा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है? तो दीवान खैरात। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 के आसपास फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी। तो दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान हो जाएगा एंड महिलाओं के लिए दीवान खैरात हो जाएगा। सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था एंड इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की थी। खुद की कथा उसने लिखी थी फिरोज तुगलक ने, जिसका नाम था फतुहात फिरोज शाही। इसने जियासुद्दीन बर्नी एवं शम्स से सियाज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था, उनकी हेल्प की थी, उनकी सेफ्टी के लिए खुद आगे आया था। एंड इसके बाद इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हुए सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे, जिसे अद्दा एवं विख कहा जाता है। तो अद्दा एवं विख चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हुए सिक्कों को बोला जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई थी एंड फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी
के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जा सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो पूछा जाए कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। या फिर पूछा जा सकता है सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में डैश का निर्माण करवाया था, तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुर शक एंड की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में 169 राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सैयद वंश की, 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से ही इसने खुश रखा था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। पूछा जाए तैमूर लंग का सेनापति कौन था, तो खिज्र खां था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र थे मुबारक खां। पूछा जा सकता है खिज्र खां के पुत्र का नाम मुबारक खां। उन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरीद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ था, और यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। तो पूछा जा सकता है यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी, तो मुबारक शाह ने की थी। या फिर मुबारक शाह ने यमुना के किनारे डैश की स्थापना की थी, मुबारकाबाद की स्थापना की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। ये बात भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और सैयद वंश का शासन करीब करीब 37 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों लोधी वंश की, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी को बताया जाता है। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था बहलोल लोधी। एंड दिल्ली पर पहला अफगान राज्य की स्थापना श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि दिल्ली पर पहला अफगान राज्य की जो स्थापना हुई थी उसका श्रेय किसको जाता है, तो बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। पूछा जाए तो बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो बहलोल लोधी ने ही करवाया था। और वो अपने सरदारों को जो है वो मकसद अली कहकर पुकारता था। तो पूछा जाए कि अपने सरदारों को मकसद अली कह के कौन पुकारा करता था, तो बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारा करता था। अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। जब उसके सरदार सभा में या कहीं पे खड़े होते थे तो वो खुद भी वहां पे खड़ा होता था। इसका मतलब ये भी निकलता है कि सरदारों की काफी इज्जत किया करता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। सुल्तान सिकंदर शाह, बहलोल लोधी के पुत्र का नाम जो है वो दोस्तों निजाम खां था। पूछा जाएगा निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली से सिंहासन पर कब बैठा, 17 जुलाई 1489 को बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। पूछा जाए सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की, 1504 ईस्वी में की। या फिर पूछा जाए 1504 में सिकंदर लोधी ने डैश शहर की स्थापना की थी, तो आगरा शहर की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। भूमि के लिए, भूमि को मापने के लिए एक पैमाना होता है गजे सिकंदरी, जिसका प्रचलन भी किसने किया था दोस्तों, सिकंदर लोधी ने किया था। इसके बाद याद रखेंगे गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है वो 21 नवंबर 1517 को हो गई थी। तो पूछा जाएगा इन चार ऑप्शंस में से गले की बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, तो सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है वो गले की बीमारी के कारण हुई थी। इसी दिन इसका पुत्र जो है इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। पूछा जाए कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा था, तो इब्राहिम, जो कि सिकंदर लोधी का पुत्र था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हारा था। बाबर जो है जीता था और इब्राहिम लोधी जो है वो हार गया था। इस युद्ध में वह मारा भी गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। इन दोनों ने मिलकर आक्रमण किया था और बाबर की जो है उसमें इब्राहिम लोधी जो है उसमें हार गया था और मारा गया था।
मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो पूछा जा सकता है मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। ये व्याख्या थी दोस्तों पेज नंबर 34, 33 से 38 तक की। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे 39 पेज नंबर से। इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को पूरा देखा है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और लूसेंट का रिवीजन जो है वो कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से अपनी तैयारी में कोई भी अड़चन मत आने दीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो कभी भी लिया जा सकता है। अब कोई ऐसा टाइम नहीं है कि एग्जाम 2 महीने 3 महीने में होगा। जैसे ही स्थिति सुधरती है, जैसे ही स्टेट में ठीक ठाक मामला होता है, वैसे ही तुरंत सबसे पहले एग्जाम जो है वो आपका ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी का ही लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, रिविजन करते रहिए। 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक बार जीके कर चुके हैं, हरियाणा जीके और नेशनल जीके। उनके लिए सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है, ताकि चीजें आप लोगों को कंटिन्यूअसली याद रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।